हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ अर्ल नॉटिंघम मांगा सीरीज़ को शुरू करने वाली हूँ। पहले चैप्टर की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मेडेलिन है उसके पर्सपेक्टिव से होती है। मेडेलिन कहती है, हो सकता है कि मुझे तुम पर दया आई हो पर मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। तभी बैसाखी के जोर से ज़मीन पर पटकने की आवाज़ आती है और उसके साथ ही हमारी मेल लीड जिसका नाम इयान है वो लंगड़ाते हुए अपनी पत्नी मेडेलिन की तरफ आता है। इयान अपनी पत्नी मेडेलिन से कहता है कि क्या तुम्हें मैं नज़दीक से देखने में और भी ज़्यादा भद्दा लगता हूँ। ऐसा कहकर वो मेडेलिन की कलाई को जोर से पकड़कर फिर से उससे पूछने लगता है, क्या इसी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया? क्या बैरन देखने में इतना ज़्यादा लुभावना है? क्या उस सपोले ने तुमसे वादा किया है कि वो हमेशा तुमसे प्यार करेगा? अपने पति इयान की ये सारी बातें सुनकर मेडेलिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रोते हुए उससे कहती है कि तुम जो चाहे वो सोच सकते हो। मेडेलिन की बातें सुनकर इयान और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, चाहे तुम इस बात को बदलने की कितनी भी कोशिश करो पर मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनकर मेडेलिन उससे कहती है, मेरे पति? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अपने आप को मेरा पति कहने का अधिकार है? तुमने आज तक एक बार भी मुझे अपनी पत्नी की तरह ट्रीट नहीं किया है। मेडेलिन की बातें सुनकर इयान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से वो गुस्से में उसकी कलाई और भी ज्यादा जोर से पकड़ता है और फिर मेडेलिन से पूछता है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? मेडेलिन उसे उसकी कलाई छोड़ने के लिए कहती है पर इयान उससे कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। अगर मौत भी आए तब भी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। यहाँ तक कि अगर ये श्रापित घर हमारे ऊपर टूटकर गिर भी जाए तब भी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। मेडेलिन उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया है? मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बंद रहकर एक भूत की तरह नहीं बिता सकती हूँ और तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती रोक कर नहीं रख सकते हो। ऐसा कहकर वो गुस्से में उससे अपनी बाजू छुड़ाती है और फिर वहाँ से गुस्से में जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अब ये शादी खत्म हो चुकी है। ऐसा कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी पर तभी अचानक से वो एक सीढ़ी मिस कर देती है। मेडेलिन को भी पता चल जाता है कि अब वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली है। उस पल में मेडेलिन अपने आप से कहती है कि तुमने अभी मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी और आदमी से प्यार करती हूँ। तुम तो मुझसे इस तरीके से कह रहे थे कि जैसे मैं इस तरह के शौक अफोर्ड कर सकती हूँ। वो सिर्फ बदला था, प्यार नहीं। इयान सीढ़ियों से गिरते हुए मेडेलिन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर वो मेडेलिन को पकड़ नहीं पाता है और मेडेलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर से मेडेलिन अपने आप से कहती है कि ये मेरा इस आदमी से बदला है जिसने मुझे इस घर में तब तक बंद करके रखा जब तक कि मेरी सारी उम्मीदें खत्म नहीं हो गई। मैं पिछले 6 सालों से इस नरक को सहन कर रही थी पर आखिर में मुझे क्या मिला? मेरे पास एक छोड़ी हुई धोखेबाज पत्नी होने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि मेरा इयान नॉटिंघम से बदला मेरी मौत के साथ ही पूरा होगा। मेडेलिन के सिर से काफी ज्यादा खून बहने की वजह से अब सब कुछ उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। मेडेलिन फिर से अपने मन में कहती है कि आखिरी चीज जो मैंने देखी वो तुम थे इयान, जो मेरी वजह से पीड़ा में चिल्ला रहे थे और रो रहे थे और मुझे लगता है कि मैं इससे ही संतुष्ट रह सकती हूँ। मेडेलिन रोते हुए कहती है कि अगर मेरी मौत से तुम्हें एक पल के लिए भी दुख हुआ होगा तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और इसी के साथ मेडेलिन की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एक बहुत ही आलीशान विला को दिखाया जाता है। एक बार फिर से मेडेलिन अपने आप से कहती है कि अगर जिंदा रहकर और मरकर भी मुझे सिर्फ नर्क ही मिलना है तो मैंने अपने आप को पाताल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था। कम से कम वहाँ मैं अपने पति से आज़ाद रहूंगी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ना मैं स्वर्ग में थी और ना ही नर्क में। मेडेलिन को उस सुंदर विला के अंदर एक रूम में अपनी चेयर में बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया जाता है और उसकी एक मेड उसके बाल बना रही थी। फिर से मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मैंने अपनी आंखें रोइनफील्ड मैनर में खोली उस समय में जब मैं 17 साल की लड़की थी। मेडेलिन की मेड उसके बाल बनाते हुए उससे पूछती है कि क्या अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है? ये सुनकर मेडेलिन उससे हैरानी से पूछती है कि क्या मतलब? तो उसकी मेड उससे कहती है कि आप पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी जिसकी वजह से हम सभी को आपकी फिक्र हो रही थी। हमें डर था कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन मन में सोचती है कि शायद मैं पिछले 3 दिनों से एक पागल औरत की तरह बिहेव कर रही थी। कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी और कभी फिर से रो रही थी। मेडेलिन अखबार का अगला पेज बदलती है और फिर मेड को जवाब देते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो मेड को उसकी चिंता करने के लिए थैंक यू कहती है। पर मेड मेडेलिन से फिर से पूछती है कि क्या आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है? आप कभी भी पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी। पर मेडेलिन उसे जवाब देती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि साल 1914 में मेरे दुर्भाग्य की शुरुआत हुई थी। मेरी माँ की मौत के बाद भी मेरे पिता और मैं खुशहाल तो नहीं पर फिर भी
खुश होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। क्योंकि मेरे पिता एक नोबल घराने से थे, इसीलिए उन्हें शान शौकत वाली सभी चीजों से बहुत लगाव था और इसीलिए वो लग्जरियस लाइफस्टाइल से ऑब्सेस्ड थे। वहीं दूसरी तरफ मुझे सुंदर ड्रेसेस के अलावा किसी और चीज में कोई शौक नहीं था। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी और इसी वजह से ये बात तो लाजमी थी कि मैं और मेरे पिता दोनों ही समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाए। मेरे पिता की लग्जरियस लाइफस्टाइल और मेरी बेपरवाही की वजह से हमारी किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया और इसी वजह से एक रात मेरे पिता के बिजनेस वेंचर में फेल होने की वजह से हमने अपनी सारी दौलत गंवा दी। बिजनेस में फेल होकर अपनी सारी दौलत गंवाने के बाद मेडेलिन के पिता स्टडी रूम में जाकर अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं। स्टडी रूम में आने पर मेडेलिन अपने पिता की लटकी हुई लाश को देखती है और वहाँ पर बहुत सारे बिखरे हुए पेपर्स को देखती है। फिर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मेरे पिता ने मरने के बाद जो विल छोड़ी थी उसमें उन्होंने अपनी इकलौती बेटी जिसे वो जीने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे उसके लिए चिंता का एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ था। एक जवान लड़की जिसने अपने घर की बाहर दुनिया नहीं देखी थी और उसके पास उसके दहेज के लिए कुछ भी नहीं बचा था, आखिर वो कर भी क्या सकती थी। बैंकरप्ट होने के बाद मेडेलिन के पास सिर्फ शादी करने की ऑप्शन बची हुई थी और इसी वजह से मेडेलिन की अर्ली ऑन नॉटिंघम के साथ शादी हो जाती है, एक ऐसा आदमी जिससे मेडेलिन आज तक कभी भी पहले नहीं मिली थी। मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि मेरे जैसे इंसान के लिए अर्ल नॉटिंघम के साथ शादी करना भी किस्मत से मिले हुए एक मौके से कम नहीं था। शायद मैं उस आदमी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिता सकती थी। अगर उस लड़ाई ने इयान को बहुत बुरे तरीके से डैमेज नहीं किया होता तो शायद फिर भी मैं अपनी जिंदगी उसके साथ खुशी से बिता सकती थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे को अंधकार की तरफ खींचा और जिसकी वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी एक ट्रेजेडी के साथ खत्म हो गई। मेडेलिन टहलते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर मैं फिर से 17 साल की हूँ तो इसका मतलब है कि जल्द ही हम अपनी सारी दौलत खोने वाले हैं। पर अगर मैं अपने पिता को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से रोक पाऊँ तो हो सकता है कि हमारा भविष्य भी बदल जाए। पर इस वक्त जब हमें अपने खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, मेरे बेवकूफ़ पिता घूमने के लिए एक लंबे टूर पर रोम चले गए हैं। मेरे समय में पीछे आने से पहले मेरी पिछली ज़िंदगी के अतीत में जब मेरे पिता ने अपनी जान ले ली थी और उन्होंने अपनी विल में मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा था तो ये देखकर मुझे काफ़ी सदमा लगा था। तभी अचानक से तेज हवा चलती है और कोई मेडेलिन का नाम लेकर उसे पुकारता है। जब मेडेलिन पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने आवाज़ डाली थी। उसके पिता एक लंबे टूर से वापस आ गए थे और वो अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठे हुए मेडेलिन को आवाज़ डालकर पुकार रहे थे। उन्हें वहाँ देखकर मेडेलिन काफ़ी हैरान हो जाती है, पर तभी उसके पिता मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम वापस मुझे घर आने की खुशी में वेलकम करने के लिए यहाँ आई हो? तुम कितनी अच्छी हो, अब जल्दी से यहाँ आकर कैरेज के अंदर आ जाओ। मेडेलिन अपने पिता की तरफ देखती रहती है और फिर अपने मन में कहती है कि अगर मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे पिता ने अपनी जान देने के बाद मुझे अकेले इस दुनिया में रहने के लिए छोड़ दिया और मैंने कभी उन्हें इसके लिए नहीं कोसा तो मैं अपने आप से ही झूठ कहूँगी। मैंने उन्हें मुझे अकेला छोड़कर जाने के लिए बहुत कोसा है, पर फिर भी मेरे मन का एक हिस्सा हमेशा उन्हें याद करता था। आखिरकार मेरे बचपन से बड़े होने तक मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने वो सभी चीज़ें मुझे दिलवाई और इसके लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रही हूँ। मेडेलिन अपने पिता का हाथ पकड़कर घोड़ा गाड़ी के अंदर आने के लिए कैरेज की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है और फिर से अपने मन में कहती है कि मुझे दूसरा मौका दिया गया है, इसलिए मैं इसे नहीं गवा सकती हूँ। मुझे कैसे भी करके मुश्किल समय में हम दोनों के जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे किसी भी कीमत पर इयान नॉटिंघम को मेरी ज़िंदगी में शामिल होने से अवॉइड करना होगा। ये सब सोचकर वो कैरेज के अंदर आ जाती है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि मैंने आज एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। तभी हमें कैरेज के अंदर बैठे हुए एक आदमी को दिखाया जाता है। मेडेलिन के पिता उस आदमी से कहते हैं कि मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाना चाहूँगा, पर जैसे ही वो आदमी मेडेलिन की तरफ मुड़ता है, मेडेलिन उस आदमी का चेहरा देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि ये मास्टर इयान नॉटिंघम है। इयान और मेडेलिन की नज़रें एक दूसरे से टकराती है। इयान को देखने के बाद मेडेलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। रिडेम्पशन ऑफ अर्ल नॉटिंघम मांगा चैप्टर 2 की शुरुआत में इयान को मेडेलिन और उसके पिता के साथ कैरेज में रोइनफील्ड मैनर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में मेडेलिन के पिता इयान से पूछते हैं कि वो जिस वजह से टाउन में आया था क्या उसका वो काम पूरा हो गया है।
फिर वो उससे कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्होंने इयान के बिजी शेड्यूल में से उसे इनवाइट करके कहीं उसे परेशान न कर दिया हो। तो इयान उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि ये सुनकर मुझे खुशी हुई। वहीं मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली जिंदगी में इस वक्त इयान लंदन में था, इसीलिए मुझे कभी भी उससे मिलने का मौका नहीं मिला। तभी मेडेलिन के पिता इयान से फिर से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक और बिजनेस वेंचर इनक्रेडिबली सक्सेसफुल रहा। तुम्हारा बिजनेस माइंड सच में फैंटास्टिक है। इयान को अपने पिता से तारीफ सुनने के बाद मुस्कुराते हुए देखकर मेडेलिन अपने आप से पूछती है कि मेरे सामने जो आदमी है क्या वो सच में इयान नॉटिंघम है? यह सच नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में तो इयान। इसके बाद हमें फिर से मेडेलिन के पास की एक मेमोरी को दिखाया जाता है। एक शीशे की गिलास के जमीन पर गिरकर टूटने की आवाज आती है। तभी हमें इयान को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ कंपा रहे थे। इयान के पास कुछ कांच के टुकड़े भी गिरे हुए थे। इयान गुस्से में चिल्लाते हुए मेडेलिन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कभी भी छूना मत। इयान को ऐसे देखकर मेडेलिन सहम सी गई थी। वो इयान को सॉरी कहने की कोशिश कर रही थी पर डर की वजह से वो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। तभी इयान जोर से जमीन पर गिर जाता है। उनका बटलर और बाकी नौकर इयान के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। फिर बटलर बाकी नौकरों को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। प्रेजेंट में मेडेलिन अपने आप से कहती है कि अतीत में इयान इस तरह का इंसान हुआ करता था। मेडेलिन लगातार इयान की तरफ देखे जा रही थी। इयान भी उसे अपनी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। पर तभी मेडेलिन अपनी नजरें फेर देती है और फिर अपने आप से कहती है कि मैं इयान नॉटिंघम के सामने बैठी हुई हूँ, पर ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं जानती थी। तभी मेडेलिन के पिता इयान से कहते हैं कि मैंने सुना है आपको घुड़सवारी करना बहुत पसंद है। इस पर इयान उन्हें जवाब देता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, खासकर मुझे रेसिंग का बहुत शौक है। ये सुनकर मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा शौक है। मेडेलिन खामोश होकर उन दोनों की सारी बातें सुनती रहती है और फिर अपने आप से कहती है कि घुड़सवारी, ये इंसान जो लंगड़ाता नहीं है और ना ही मुझ पर चिल्लाता है, ये वो सेम इंसान नहीं हो सकता है। फिर से मेडेलिन के पास्ट लाइफ की मेमोरी को दिखाया जाता है। उस समय जब मेडेलिन 22 साल की थी और उस दिन उसकी शादी हुई थी। बटलर मेडेलिन को उसका रूम दिखाता है। मेडेलिन काफी उदास लग रही थी तो बटलर उससे पूछता है कि क्या आप नर्वस हो? इस पर मेडेलिन उसे जवाब देती है कि हाँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो बटलर उसे बताता है कि इयान एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद मेडेलिन उसे जवाब देती है कि मैं डरी हुई नहीं हूँ, मुझे तो इस बात की चिंता है कि पता नहीं मैं एक अच्छी पत्नी बन पाऊंगी कि नहीं। मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं था कि मैं इयान से शुरू से ही नफरत करती थी, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि भले ही हम चाहे एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, लेकिन हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी हो। मैंने अपने आप से वादा किया था कि ये आदमी जो बहुत बुरे तरीके से घायल है, मैं उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आऊंगी और उसके घावों को बढ़ने में उसकी मदद करूंगी। मैं हमेशा उसके प्रति ईमानदार रहूंगी और एक बहुत ही समझदार और तारीफ की हकदार पत्नी बनूंगी। ये सब सोचते हुए मेडेलिन पूरी रात रूम में इयान का इंतजार करती रहती है। मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है, पर मेरी ये सारी छोटी छोटी उम्मीदें उसी रात टूटकर बिखर गई जिस दिन मेरी शादी हुई थी। इयान कभी भी उनके कमरे में नहीं आया, ना ही उनकी शादी के दिन, ना ही उससे अगले दिन और ना ही उसके अगले दिन। यहाँ तक कि जब मेडेलिन इयान से गलती से मिलती है तब भी इयान उससे कोई बात किए बिना ही उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इयान के उसे इग्नोर करने की वजह से मेडेलिन को काफी सदमा लगा था। मेडेलिन अकेले ही उस घर में अपना सारा समय बिता रही थी। यहाँ तक कि खाना खाने के समय पर भी इयान डाइनिंग रूम में नहीं आता था, जिस वजह से मेडेलिन अकेले ही खाना खाती थी। मेडेलिन कहती है, इयान ने एक सेकंड भी मेरे साथ बिताने से मना कर दिया था। वो काफी समय तक इयान के इसी तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त करती रहती है, पर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में इयान से मिलने जाती है। मेडेलिन इयान से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं भी इस घर में रहती हूँ। इयान डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखता रहता है और फिर उससे कहता है कि मैं नहीं भूला हूँ। ऐसा कहकर वो उन डॉक्यूमेंट्स का अगला पेज बदलता है। एक बार फिर से इयान को उसे इग्नोर करते हुए देखकर मेडेलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो इयान से कहती है कि मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। ये सुनने के बाद इयान हैरानी से मेडेलिन की तरफ देखता है। अगले दिन सुबह बटलर एक छोटे से पपी को लेकर मेडेलिन के पास आता है। मेडेलिन जो उस समय बुक पढ़ रही थी, उस छोटे से पपी को देखकर बुक बंद कर देती है। फिर बटलर मेडेलिन को बताता है कि ये पपी उसके पति इयान ने उसे तोहफे में दिया है। मेडेलिन उस पपी के नजदीक जाती है और फिर मन में सोचती है, ताकि मेरा मन लगा रहे इसलिए उसने मुझे ये पपी तोहफे में दिया है। वो उस कंप कपाते हुए पपी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वो पपी काफी डरा हुआ था, पर फिर भी वो मेडेलिन के पास आकर उसकी उंगली को चाटता है। ये देखकर मेडेलिन पहले तो बहुत हैरान हो जाती है, पर फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस पपी को गले लगाते हुए कहती है कि तुम भी मेरे जितने ही डरे हुए हो।
प्रेजेंट में मेडेलिन का कैरेज उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मेडेलिन अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाती है। कैरेज से बाहर निकलने पर मेडेलिन के पिता इयान को बताते हैं कि ये हमारा घर रॉइनफील्ड मैनर है। इसे बहुत ही नए स्टाइल में बनाया गया है, इसलिए इस तरह का नज़ारा आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सब बताते हुए मेडेलिन के पिता बहुत खुश थे। तभी उनका बटलर वहां आकर उन सब का स्वागत करता है और फिर मेडेलिन के पिता से पूछता है कि क्या उनकी ट्रिप अच्छी रही। इस पर मेडेलिन के पिता मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हैं कि हाँ, मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं, इसीलिए इनके लिए सबसे अच्छी चाय और केक्स तैयार करो। बटलर को ऑर्डर्स देने के बाद मेडेलिन के पिता मेडेलिन से कहते हैं कि जब तक बटलर अपनी तैयारियां पूरी करता है तब तक तुम इयान को अपने साथ ले जाकर ये जगह दिखाओ। उनकी बातें सुनने के बाद मेडेलिन बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर उसके पिता उससे फिर से कहते हैं कि तब तुम दोपहर की चाय से पहले इयान के लिए पियानो में कोई सॉन्ग बजा दो। मेडेलिन इयान की तरफ देखती है। इयान जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, मेडेलिन को उसकी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है। तभी मेडेलिन अपने पिता से माफी मांगते हुए कहती है, पर मैं आराम करना चाहूंगी। ये सुनकर उसके पिता उससे कहने लगते हैं, लेकिन हमारे खास मेहमान, उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि तभी इयान उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वो झुककर मेडेलिन को बाय करते हुए कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेडेलिन भी पोलाइटली उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। एक बार फिर से मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि इयान नॉटिंघम यहीं पर है, मेरे सामने, पर ये उसका वो वर्जन है जिसे उसके दुर्भाग्य ने अभी तक बर्बाद नहीं किया है। मेडेलिन कहती है कि जब ये ख्याल मेरे मन में आया तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या मुझे उसकी जिंदगी में दखल देना चाहिए और हमारी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बटलर के साथ बात कर रहे इयान को देखकर मेडेलिन काफी देर तक अपने आप से ये सवाल करती रहती है, पर फिर एक लंबी सांस लेकर अपने आप से कहती है, मेडेलिन, क्या तुमने पहले ही अपनी जिंदगी में कम झेला है? हमारी किस्मत पहले से ही डूबनी तय थी, इसलिए इस जिंदगी में हमें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कहकर मेडेलिन अपने पिता के साथ वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इयान बटलर के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। वहां से जाते हुए मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि आज की हमारी ये छोटी सी मुलाकात ही हमारी आखिरी मुलाकात हो। उस दिन एक दूसरे को गुड बाय कहने के बाद मेडेलिन कहती है, मुझे लगा था कि इस तरीके से मैं अपनी पिछली जिंदगी से भागने में कामयाब हो जाऊंगी और अब इयान से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं होगा, पर मैं गलत थी। मांगा के अगले चैप्टर की शुरुआत में मेडेलिन को प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने मकान और जमीनों को वॉर शुरू होने से पहले बेचने के बारे में सोच रही थी, पर वो अपने पिता की गैम्बलिंग और बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत से परेशान थी। तभी उसके पिता उसके रूम में आकर उसे एक इनविटेशन कार्ड देते हुए कहते हैं कि ये इनविटेशन तुम्हें लंदन से आया है, तुम्हारा हाई सोसाइटी में शादी के लिए डेब्यू करने का टाइम हो गया है। उनकी बातें सुनकर मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि ये वक्त हाई सोसाइटी और पार्टीज अटेंड करने का नहीं है, पर फिर वो अपने पिता से पूछती है कि क्या उसका वहां जाना जरूरी है। ये सुनकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो किसी वजह से उदास है। मेडेलिन को उनकी बात समझ नहीं आती है। फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम रोज पूरा दिन पढ़ती रहती हो और मुझे कम पैसे खर्च करने के लिए कहती रहती हो और अब तुम शादी भी नहीं करना चाहती हो। ये सुनकर मेडेलिन उनसे कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। इस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि हाई सोसाइटी में डेब्यू करने से मना करने का मतलब ही है कि तुम कभी भी शादी नहीं करना चाहती हो। मैंने तो हम दोनों के लंदन में रहने के लिए टाउन हाउस भी खरीद लिया है। ये सुनकर मेडेलिन उनसे कहती है कि उन्हें वो मकान बेच देना चाहिए और वाइन बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में भी भूल जाना चाहिए। पर ये सुनते ही मेडेलिन के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे उनके बिजनेस के बारे में कैसे पता, क्या उसने उनके लिए आए हुए लेटर्स को पढ़ा है। वो मेडेलिन को उनके बिजनेस में दखल अंदाजी करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये सब बातें एक लड़की को शोभा नहीं देती है। ये सुनकर मेडेलिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता के दिए हुए इनविटेशन कार्ड को उठाकर फेंकते हुए उनसे कहती है कि अगर वो वाइन बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो कभी भी हाई सोसाइटी में अपना कदम भी नहीं रखेगी और ना ही कभी वो शादी करेगी। ये सुनकर मेडेलिन के पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी मेडेलिन उनसे कहती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे और ऐसे ही जिद करते रहेंगे तो वो चर्च में नन बन जाएगी। ये सुनकर मेडेलिन के पिता थोड़ा घबरा जाते हैं, पर फिर उससे कहते हैं कि बहुत हुआ, जब तक तुम अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी नहीं मांगती हो तब तक तुम इसी रूम में बंद रहोगी। लंदन की उस पार्टी में जाने के बाद मेडेलिन अपने पिता से पूछती है कि क्या उन्होंने पक्का सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जला दिए हैं। ये सुनकर उसके पिता उसे हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम पूरा टाइम मुझे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जलाते हुए देख रही थी। इस पर मेडेलिन उनसे पूछती है कि आपने कोई कॉपी छुपा कर नहीं रखी हुई है ना। ये सुनकर वो उससे कहते हैं कि मैं भले तुमसे झूठ क्यों कहूंगा, अब प्लीज किसी एक इंसान को तो अपने साथ डांस करने दो। तुम अब तक 6 लोगों के तुम्हारे साथ डांस करने के लिए आए हुए ऑफर्स को रिजेक्ट कर चुकी हो।
और तुमने सभी को डरा कर भगा दिया है। ये सुनकर मेडेलिन उनसे कहती है कि उसका मन नहीं है। इस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि एक रॉयनफील्ड होने के नाते मेडेलिन की जिम्मेदारी बनती है कि वो शादी करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। पर जब उनके इतना सब कहने के बाद भी मेडेलिन कोई जवाब नहीं देती है तो उसके पिता उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर वहाँ से जाते हुए वो अपने आप से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। उनके जाने के बाद मेडेलिन अपने मन में उनसे कहती है कि इस सीजन में होने वाले सभी सोशल इवेंट्स का वॉर की वजह से कोई भी मतलब नहीं बचेगा, इसीलिए इन सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का भी कोई फायदा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, मैं फिर से कभी भी प्रिटी डॉल नहीं बनना चाहूंगी। इस बार मैं अपना फ्यूचर खुद चूज करना चाहती हूँ। अगर मैं हम दोनों को बर्बाद होने से रोक पाती हूँ तो शायद मैं अपनी जिंदगी को भी सही रास्ते में लाने में कामयाब हो जाऊंगी। मैंने सुना था कि वॉर खत्म होने के बाद औरतें भी जॉब कर सकती थी। शायद मुझे पियानो बजाना सीखते रहना चाहिए। हो सकता है कि एक दिन मेरे पास भी जॉब हो। ये सब सोचकर मेडेलिन काफी खुश थी और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी इयान नॉटिंघम उसके पास आकर उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि आप इन फेस्टिवल्स की वजह से बोर हो चुकी हैं। उसे अचानक से वहाँ देखकर एक पल के लिए मेडेलिन बहुत हैरान हो जाती है और फिर अपनी नजरें फेरते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो इयान से पूछती है कि क्या उसे ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा। ये सुनकर इयान उससे कहता है कि इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, सभी लोग इस पार्टी में आकर अच्छा समय बिता रहे हैं और खुश हैं। इस पर मेडेलिन उससे कहती है कि यही तो डराने वाली बात है कि सभी लोग बहुत खुश हैं और पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें फ्यूचर में क्या होगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। ये सुनकर इयान कहता है कि शायद आप ठीक कह रही हैं। ये कहकर वो अपने हाथ में लिए हुए वाइन के गिलास को वापस रखते हुए उससे कहता है कि हमें कोई अंदाजा नहीं है कि हमारे भविष्य ने हमारे लिए क्या तय करके रखा है और ना ही हम सोचने की हिम्मत कर सकते हैं। इसीलिए आपको नहीं लगता कि जब हमारे पास अपने आज को एंजॉय करने का मौका है तो हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। आपको भविष्य के बारे में इतना सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए और अपने आज को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट को एंजॉय करने से इनकार भी कर देती है तब भी आप भविष्य में जो होने वाला है उसे होने से नहीं रोक पाओगी। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन को फिर से अपने अतीत की यादें आने लगती है। इसीलिए वो फिर से उससे अपनी नजरें फेर देती है और फिर उससे कहती है कि मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इस तरह की बेमतलब पार्टीज में सिर्फ समय बर्बाद होता है। इयान ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तभी मेडेलिन उससे फिर से कहती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है या किसी को भी डांस नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर इयान मुस्कुराता है और फिर उससे पूछता है, तो क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहती हैं? ये सुनकर मेडेलिन हैरान हो जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसने अभी क्या कहा। इस पर इयान नॉटिंघम झुकते हुए पोलाइटली मेडेलिन से कहता है कि आप मेरे साथ डांस करेंगी। इयान के उसके साथ डांस करने के प्रपोजल को सुनने के बाद मेडेलिन बहुत हैरान हो जाती है और इयान के उसकी तरफ बढ़ाए हुए हाथ को देखते हुए अपने आप से कहती है कि मुझे किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। इयान को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये सब सोचकर मेडेलिन को फिर से अपने अतीत की यादें आने लगती है जब वो इयान से बचने के लिए भाग रही थी। मेडेलिन अपने आप से कहती है कि अपनी जिंदगी में दूसरा मौका मिलने के बाद मैंने अपने मन में ठान लिया था कि इस बार मैं इयान से जितना हो सके उतना दूर चली जाऊंगी। पर अगर कुछ भी नहीं बदलता है तो इयान लड़ाई लड़ने के लिए चला जाएगा और वहां पर उसके साथ बहुत ही भयानक बातें होंगी। उस लड़ाई से वापस आने के बाद इयान का शरीर और उसकी आत्मा दोनों ही टूट जाएंगे। इसीलिए इयान की जिंदगी को सही दिशा में लाने के लिए किए गए एक छोटे से बदलाव से शायद ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरी दी हुई सलाह से उसकी जिंदगी थोड़ी भी बेहतर हो सकती है तो शायद मैं उसके लिए कुछ शब्द बोलना अफोर्ड कर सकती हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि इयान मेडेलिन को उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। पर इस इंसिडेंट के थोड़ी देर पहले जब इयान अपने दोस्त जॉर्ज और अपने छोटे भाई एरिक के साथ बैठा हुआ था तो जॉर्ज उन दोनों को मेडेलिन की तरफ देखने के लिए कहता है। इस पर एरिक उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो जॉर्ज मेडेलिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ। मैं कब से गिन रहा हूँ, अब तक वो औरत उसके लिए आए हुए कम से कम 6 डांस ऑफर्स को रिजेक्ट कर चुकी है। वो अभी अभी हाई सोसाइटी में आई है, शायद इसीलिए वो इतनी ज्यादा डेस्परेट नहीं है और उसे देखकर लगता है कि वो अभी कम उम्र की है। उसकी बातें सुनने के बाद इयान मेडेलिन की तरफ देखता है। तब उसे याद आता है कि मेडेलिन ने रॉयनफील्ड मैनर में कई बहाने बनाकर इयान के साथ भी एक पल भी बिताने से मना कर दिया था। तभी जॉर्ज उनसे कहता है कि क्या मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए, पर एरिक उसे रोकते हुए कहता है कि तुम उसका नाम भी नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। और जॉर्ज उससे कहता है कि ये पुराना जमाना नहीं है, आजकल लड़कियों के साथ बात करना उतना गलत नहीं माना जाता है।
तुम सिर्फ देखो, मैं वहाँ जाकर। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी इयान उसे रोक देता है और पुश करके वापस उसकी सीट पर बिठा देता है और फिर खुद मेडेलिन के पास चला जाता है। इयान को मेडेलिन के पास जाते हुए देखकर उसका छोटा भाई एरिक जॉर्ज से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में ये दिन भी देखूंगा जब इयान नॉटिंघम अपनी मर्जी से किसी लड़की को अप्रोच करेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में इयान को मेडेलिन को उसके साथ डांस करने के लिए पूछते हुए दिखाया जाता है। मेडेलिन उसके साथ डांस करने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में आई हुई बाकी लड़कियां आपस में बातें करने लगती है कि वो लड़की कौन है जिसके साथ मास्टर नॉटिंघम डांस कर रहे हैं। वो दोनों अब तक 4 गानों पर डांस कर चुके हैं। फिर एक दूसरी लड़की कहती है, मैंने सुना है इयान नॉटिंघम के साथ डांस करने वाली वो लड़की कोई नोबल लेडी है जो कि कंट्री साइड से बिलोंग करती है। डांस के वक्त इयान मेडेलिन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये सुनकर मेडेलिन उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। इस पर इयान उससे कहता है कि मेडेलिन के हाथ बहुत कंप आ रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन कोई जवाब नहीं दे पाती है और इयान की तरफ देखने लगती है। तभी इयान फिर से उससे कहता है कि जिस तरह से आप मुझे देख रही हो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मुझ पर बहुत दया आ रही हो। ऐसा कहकर वो मेडेलिन के कंपकपाते हुए हाथ को मजबूती से पकड़ता है। फिर मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए या उसका हाथ छोड़कर वापस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक लड़की अपने पार्टनर के साथ डांस करते हुए मेडेलिन से टकराती है, जिसकी वजह से मेडेलिन गिरने ही वाली थी, पर तभी इयान उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इयान को उसे अपनी तरफ खींचते हुए देखकर मेडेलिन फिर से उलझन में पड़ जाती है। तभी मेडेलिन के साथ टकराने वाली उस लड़की के बालों से लाल गुलाब और उसकी कुछ पंखुड़ियां नीचे गिरती है। उस लाल गुलाब और उसकी पंखुड़ियों को देखकर मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि अगर किसी वजह से मेरी और इयान की किस्मत फिर से एक दूसरे के साथ उलझती है तो हो सकता है कि मुझे फिर से कई सालों तक वही अकेलापन झेलना पड़े और एक बार फिर से अपनी जिंदगी दुखी होकर बितानी पड़े। इसके साथ ही हमें मेडेलिन की पास्ट लाइफ की एक और मेमोरी को दिखाया जाता है, उस समय जब मेडेलिन 26 साल की थी और इयान के साथ उसकी शादी हुए 4 साल बीत चुके थे। मेडेलिन अपना ज्यादातर समय बगीचे में लगे हुए लाल गुलाबों का ध्यान रखने और अपने डॉग कोरी के साथ बिताती थी। एक दिन जब मेडेलिन बगीचे में लगे हुए उन लाल गुलाबों का ध्यान रख रही थी तो वो नोटिस करती है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लाल गुलाब गायब हो रहे हैं। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि मैनर में सभी को पता था कि मेडेलिन उस बगीचे का कितना ध्यान रखती है और उन लाल गुलाबों की कितनी परवाह करती है। मेडेलिन अपने डॉग कोरी से पूछती है कि क्या तुमने उन लाल गुलाबों को खाया है। ये सुनकर कोरी उसकी तरफ देखता है। फिर मेडेलिन एक लंबी सांस लेती है, तभी कोरी भी उसके पास आ जाता है। फिर मेडेलिन उससे कहती है कि शायद ये तुम्हारा काम नहीं है, अगर तुमने ये गुलाब खाए होते तो इनकी स्टेम पर इतने क्लीन कट नहीं होते। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई इन्हें काट कर लेकर गया है। फिर मेडेलिन उन गुलाबों की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि वो जो कोई भी था, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन गुलाबों की वजह से उस इंसान को खुशी हुई हो। ऐसा कहकर वो फिर से अपने डॉग कोरी के साथ गार्डन की देखभाल करने लगती है। पर उस रात बहुत ज्यादा बारिश होती है और कोरी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। कोरी के गुम होने की वजह से मेडेलिन काफी घबरा जाती है और हर जगह पर उसे ढूंढने लगती है, जिसकी वजह से मेडेलिन की मेड और उसके बटलर को उसकी बहुत चिंता होने लगती है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए उसे वापस अंदर चले जाना चाहिए। जब बारिश रुक जाएगी तो वो खुद जाकर उस डॉग को ढूंढेंगे। पर मेडेलिन उनकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वो खुद जाकर कोरी को ढूंढेगी। पर बटलर भी मेडेलिन की बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि वो उसे बारिश में इस तरह से बाहर छोड़कर नहीं जा सकता है। ये सुनकर मेडेलिन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है कि जब इयान को इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। पर बटलर उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बारिश और गुस्से की वजह से मेडेलिन बहुत जोर जोर से बात कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज घर तक पहुंच जाती है और उसकी आवाज सुनकर इयान भी वहां पर आ जाता है। वहां पहुंचने पर इयान मेडेलिन से कहता है कि अभी उसे घर के अंदर वापस चले जाना चाहिए। इयान की बातें सुनने के बाद मेडेलिन उसे कोरी के बारे में बताने लगती है, पर इयान उसे टोकते हुए कहता है कि कोरी के बारे में भूल जाओ। इयान की बातें सुनकर मेडेलिन बहुत हैरान हो जाती है, पर तभी इयान फिर से उससे कहता है कि वो सिर्फ एक जानवर ही तो है। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक जानवर को ढूंढने की कोशिश में किसी को कोई चोट लगे या फिर कोई बीमार पड़े। इयान की बातें सुनकर मेडेलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने उसे मुझे दिया था। इस पूरे मैनर में वो इकलौता था जो मेरी परवाह करता था। मेडेलिन को गुस्से में देखकर इयान उसे शांत करने के लिए उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से मेडेलिन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। पर तभी इयान फिर से मेडेलिन को वापस घर के अंदर जाने के लिए कहता है।
उसकी बातें सुनकर मेडेलिन आगे कुछ नहीं कह पाती है और बस हैरानी से उसकी तरफ देखती रहती है। प्रेजेंट में इयान मेडेलिन को ख्यालों में खोया हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये देखकर मेडेलिन अपनी अतीत की यादों से बाहर आ जाती है और अपने कंधों से उसका हाथ उठाते हुए उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर पोलाइटली उसे बाय करते हुए कहती है कि मास्टर नॉटिंघम, आपके साथ समय बिताकर अच्छा लगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। इयान उसे आवाज़ डालकर रोकने की कोशिश करता है पर मेडेलिन नहीं रुकती है। ये देखकर इयान मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है कि मेरे साथ 4 गानों पर डांस करने के बाद भी उसने मुझसे बात करने के अपने तरीके में कोई बदलाव नहीं किया। वहाँ से जाती हुई मेडेलिन की तरफ देखते हुए इयान मुस्कुराते हुए कहता है कि ये देखकर मैं थोड़ा सा उदास हूँ। खाना खाने का समय होता है और वेटर्स खाना सर्व करना शुरू करते हैं। फिर मेडेलिन अपने मन में कहती है कि मुझे पता था कि इस हाई सोसाइटी की छोटी सी दुनिया में मैं इयान को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने कभी सोचा था कि मैं सीधे उसके सामने वाली सीट पर बैठूंगी, और स्पेशली इस झगड़े में तो मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। मेडेलिन डाइनिंग टेबल पर इयान और उसकी बहन इज़ाबेल के सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। इयान और उसकी बहन इज़ाबेल खाना खाते वक्त एक दूसरे से बहस कर रहे थे। इज़ाबेल चिल्लाते हुए इयान से कहती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। इस पर इयान उससे कहता है कि उसे ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। उसके इसी तरह के रवैये की वजह से वो उस नीच आदमी की बातों में आती रहती है। इयान की बातें सुनकर इज़ाबेल उससे पूछती है कि मैं इमोशनल हूँ और वो नीच आदमी है। इज़ाबेल को देखने के बाद मेडेलिन अपने आप से कहती है तो ये इज़ाबेल नॉटिंघम है। जब मेरी पिछली ज़िंदगी में इयान से शादी हुई थी तो उस वक्त उसके कोई भी रिलेटिव्स जिंदा नहीं बचे थे। उसका छोटा भाई एरिक फ्रंटलाइन के लिए वॉलंटियर्ड हुआ था और बैटलफील्ड में ही मारा गया था, और उसकी बहन इज़ाबेल की वॉर शुरू होने से पहले ही एक कार क्रैश में मौत हो गई थी। उस वक्त एक अफवाह भी थी कि इज़ाबेल को किसी ने जानबूझकर मरवाया है, पर कुछ लोगों के मुताबिक इज़ाबेल एक लोअर स्टेटस के आदमी के साथ थी और वो सोसाइटी में स्टेटस से रिलेटेड प्रेजुडिस को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसीलिए उन दोनों ने एक साथ ही मरने का डिसाइड किया। मेडेलिन कहती है एक समय था जब मैं सोचती थी कि अगर इयान के भाई बहन या कोई रिश्तेदार जिंदा होते तो शायद वो इतने बुरे तरीके से नहीं टूटता। इज़ाबेल की मौत के बाद इयान ने उसकी किसी भी चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाया और उन्हें बिल्कुल वैसे ही रहने दिया जैसी वो इज़ाबेल की मौत से पहले थी, मानो कि वो हमेशा अपने आप को अपने पछतावे और पीड़ा के बारे में याद दिलाते रहना चाहता था। फिर से मेडेलिन की पास्ट लाइफ की एक और मेमोरी को दिखाया जाता है। उस समय जब मेडेलिन की शादी हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और मेडेलिन अभी भी 22 साल की ही थी। उसकी शादी के कुछ समय बाद एक दिन मेडेलिन इज़ाबेल के रूम में चली गई थी जहां उसे इज़ाबेल का पियानो दिखा था। इज़ाबेल के रूम में जाने के बाद मेडेलिन काफ़ी हैरान थी क्योंकि उस रूम में काफ़ी समय से कोई नहीं रहता था, पर फिर भी उस रूम की बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही थी और वो रूम बिल्कुल साफ सुथरा था। उस रूम की किसी भी चीज़ में धूल का एक कतरा भी नहीं था। ये देखकर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि शायद इयान अपनी बहन इज़ाबेल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तभी हवा की वजह से एक फ़ोटो नीचे गिरती है। ये देखकर मेडेलिन उस तस्वीर के पास जाकर उसे उठाती है। उस तस्वीर में मेडेलिन को इज़ाबेल और उसके साथ एक आदमी दिखाई देता है। मेडेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि उस तस्वीर में इज़ाबेल के साथ वो आदमी कौन है। तभी मेडेलिन को वहाँ पर कुछ म्यूज़िक नोट्स दिखाई देते हैं। उन म्यूज़िक नोट्स को देखने के बाद मेडेलिन को पता चलता है कि तस्वीर में जो आदमी है उसका नाम ज़ेचरी मिलोव था और इज़ाबेल उस आदमी से प्यार करती थी। मेडेलिन उस तस्वीर को वापस उन नोट्स के पास रख देती है, पर तभी उसे वहाँ पर ज़ेचरी मिलोव और इज़ाबेल की और भी तस्वीरें दिखाई देती है। फिर मेडेलिन उन हैंड रिटन म्यूजिक शीट्स को ध्यान से देखती है। तब उसे पता चलता है कि इज़ाबेल ने अपने लवर ज़ेचरी मिलोव के लिए सॉन्ग लिखा था। तभी मेडेलिन को याद आता है कि उसने ज़ेचरी मिलोव के बारे में सुना था कि वो एक समाजवादी इंसान था। इज़ाबेल के रूम में इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद मेडेलिन सोचती है कि पता नहीं इज़ाबेल किस तरह की लड़की थी। क्या वो एक रिफाइंड एलिगेंट लेडी थी जिसे पियानो बजाना पसंद था, या फिर ऐसी औरत जिसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद था और वो अपने प्यार के लिए मर भी सकती थी। फिर मेडेलिन सोचती है कि इज़ाबेल चाहे जैसी भी थी, पर यह बात तो पक्का है कि जब वो जिंदा थी तो उसके पियानो की आवाज़ ने इस पूरे उदासी भरे हुए मैनर को रोशनीदार, शांतिपूर्ण और आरामदायक घर में बदल दिया होगा। ये सब सोचते हुए मेडेलिन इज़ाबेल का पियानो बजाती रहती है।
पर तभी अचानक से इयान जोर से उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है। इयान को ऐसे वहाँ देखकर मेडेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इयान को क्या हुआ। पर जैसे ही मेडेलिन इयान से पूछने लगती है, इयान उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। ये देखकर मेडेलिन को गुस्सा आ जाता है और वो इयान से कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हो तो पहले तुम्हें मुझे इसका कारण बताना होगा। पर इयान उसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और गुस्से में उससे कहता है कि कभी भी वापस इस कमरे के अंदर मत आना। उस वक्त इयान की बातें सुनकर मेडेलिन बहुत हैरान हो गई थी। प्रेजेंट में मेडेलिन अपने आप से कहती है कि उस वक्त मैंने सोचा था कि शायद इयान को अपनी बहन से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए उसने उस तरीके से रिएक्ट किया था। पर इन दोनों को देखकर लगता है कि ये तो एक दूसरे का गला दबाने को तैयार है। तभी अचानक से इज़ाबेल गुस्से में अपनी चेयर पीछे कर देती है और खड़ी होकर इयान पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो एक नीच आदमी है। ऐसा कहकर वो अपनी हैट उठाती है। ये देखकर इयान उसे वापस बैठने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। इस पर इज़ाबेल उससे कहती है कि बहुत हो चुका है, तुम्हारे साथ होने से मेरा दम घुटता है, इसीलिए अब से मैं इस तरह की जगह में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। इज़ाबेल को इस तरह से गुस्से में वहाँ से जाते हुए देखकर मेडेलिन को अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है, जब वो भी इसी तरह से इयान से गुस्सा होकर घर से बाहर जा रही थी, पर सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी मेडेलिन को कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की याद आती है जिसमें इज़ाबेल और उसके लवर की कार क्रैश में मौत के बारे में बताया गया था। फिर मेडेलिन अपने आप से सवाल करती है कि कहीं आज ही के दिन तो इज़ाबेल की मौत तो नहीं हुई थी। इयान का दोस्त जॉर्ज, जो मेडेलिन से अकेले ही काफ़ी देर से बात किए जा रहा था, मेडेलिन को खड़े होते हुए देखकर उससे कहता है कि उसे इयान और उसकी बहन के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों अक्सर ऐसे ही लड़ाई करते रहते हैं, ये उनके लिए आम बात है। पर मेडेलिन उससे कहती है कि उसे कुछ काम है, इसीलिए उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना होगा, पर उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। जॉर्ज उसे रोकने की कोशिश करता है पर मेडेलिन वहाँ से चली जाती है। इयान भी मेडेलिन को वहाँ से जाते हुए देखता रहता है। वहीं मेडेलिन इज़ाबेल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर इज़ाबेल सोचती है कि शायद मेडेलिन इज़ाबेल के और उसके भाई के बीच हुए झगड़े की वजह से परेशान हो गई थी और इसीलिए कुछ कहने के लिए उसके पास आई है। इसीलिए इज़ाबेल डिनर टेबल पर उस तरह से चिल्लाकर सभी लोगों को परेशान करने के लिए मेडेलिन से माफ़ी मांगती है। माफ़ी मांगने के बाद वो मेडेलिन से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, पर मेडेलिन उससे कहती है कि वो प्लीज़ यहाँ से कहीं भी नहीं जाए। फिर मेडेलिन उससे पूछती है कि क्या वो अपने लवर से मिलने जा रही है। उसका ये सवाल सुनकर इज़ाबेल हैरान हो जाती है और फिर मेडेलिन पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या वो जानबूझकर इतनी देर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। इस पर मेडेलिन उसे नहीं में जवाब देती है, पर इज़ाबेल गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए मेडेलिन से कहती है कि ऑफकोर्स तुम सुन रही थी। मैंने सुना है कि मेरे भाई के चारों ओर हर तरह की बेशर्म औरतें मंडरा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अप्रोच करने से वो तुम पर ध्यान देगा? ऐसा कहकर इज़ाबेल वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मेडेलिन उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहती है कि तुम मिस्टर मिलोफ से मिलने जा रही हो, है ना? ये सुनकर इज़ाबेल रुक जाती है और फिर मुड़कर मेडेलिन से पूछती है कि तुम उसके बारे में कैसे जानती हो। पर मेडेलिन उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और वैसे भी मुझे सोशलिज्म या वो जो कुछ भी है उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद इज़ाबेल उससे पूछती है कि कहीं तुम मेरे भाई की भेजी हुई जासूस तो नहीं हो। इस पर मेडेलिन उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और भले ही मास्टर नॉटिंघम एक फाइन जेंटलमैन है, पर वो बहुत जिद्दी भी है, इसीलिए उनके लिए काम करना या उनका इन्फॉर्मेंट बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मेडेलिन की बातें सुनने के बाद इज़ाबेल उससे कहती है कि मैं तो इयान को जेंटलमैन बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। तभी मेडेलिन उससे सहमत होते हुए कहती है कि हाँ, इयान को दूसरों को कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसकी बातें सुनकर इज़ाबेल उससे कहती है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे भाई को काफ़ी अच्छे से जानती हो। तभी अचानक से मेडेलिन इज़ाबेल का हाथ पकड़ती है और फिर उससे कहती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तुम्हें इयान के जिद्दीपन और दूसरों को कंट्रोल करने की आदत की वजह से गुस्सा या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक बार एक आदमी के चुंगल में फंस गई थी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं गुस्से में उस रास्ते में चली गई जहाँ से मैं कभी भी लौटकर वापस नहीं आ सकती थी। इज़ाबेल से ये सारी बातें कहने के बाद मेडेलिन अपने मन में कहती है कि जब मैंने इज़ाबेल को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो उस वक्त मुझे इयान के साथ फिर से मेरी जिंदगी उलझने की कोई फिक्र नहीं थी। उस वक्त मैं सिर्फ मेरे सामने खड़ी हुई इस औरत को बचाना चाहती थी, वो औरत जो मेरी तरह ही अपने गुस्से की वजह से अपनी ही बर्बादी को देखने में फेल होकर अपनी जिंदगी गंवा देगी।
मेडेलिन इज़ाबेल को समझाते हुए कहती है कि भले ही इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, पर ये सच नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी बहुत रास्ते हैं जिन पर तुमने अभी तक चलने की कोशिश भी नहीं की है, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मेडेलिन की बातें सुनने के बाद इज़ाबेल का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो मेडेलिन से कहती है कि ठीक है, अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो। तभी इयान भी वहाँ पर आ जाता है। इयान को वहाँ पर देखकर मेडेलिन काफ़ी नर्वस हो जाती है। मेडेलिन को इज़ाबेल का हाथ पकड़े हुए देखकर इयान मेडेलिन से कहता है कि उसे उसके और उसकी बहन के बीच नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपनी बहन इज़ाबेल की तरफ आने लगता है। तभी इज़ाबेल मेडेलिन को उसकी बाजू से पकड़ते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो मेडेलिन से पूछती है कि तुमने अभी अपना नाम क्या बताया। इस पर मेडेलिन उसे अपना नाम मेडेलिन रोइनफेल्ड बताती है। ये सुनते ही इज़ाबेल गुस्से में अपने भाई पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं मिस रोइनफेल्ड के साथ रहूंगी। ऐसा कहकर वो कसकर मेडेलिन की बाजू पकड़ लेती है। ये देखकर इयान इज़ाबेल से कहता है, इज़ाबेल तुम अभी अभी इस लेडी से मिली हो, इसलिए तुम्हें इनके साथ रूड तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। पर इज़ाबेल उससे कहती है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जान पहचान बढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारे बीच आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों भाई बहन अब मेडेलिन को मुद्दा बनाकर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। मेडेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये दोनों मुझे अपनी लड़ाई के बीच में क्यों घसीट रहे हैं। तभी मेडेलिन के चेहरे की तरफ देखकर इयान शांत हो जाता है। फिर मेडेलिन इज़ाबेल से कहती है कि क्या अब वो उसकी बाजू छोड़ सकती है, पर इज़ाबेल उससे कहती है कि पहले किसने मेरा हाथ पकड़ा था। इज़ाबेल और मेडेलिन को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखकर इयान एक लंबी सांस लेता है। फिर उन दोनों से कहता है कि वो दोनों ये बात याद रखे कि वो जो कुछ भी करेगी उसके नतीजे उन्हें खुद ही भुगतने होंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ से जाने से पहले वो मेडेलिन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बहन को कैसे जानती हो, पर दूसरों के फैमिली मैटर्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना समझदारी की बात नहीं है। इयान की बातें सुनकर मेडेलिन बहुत हैरान हो जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद मेडेलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है कि मुझे पता था कि वो मुझे अपनी बहन को शांत करने के लिए थैंक यू तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा। अगले दिन सुबह मेडेलिन न्यूज़पेपर पढ़ती है और फिर अपने आप से कहती है कि मेरी पिछली जिंदगी में पूरा न्यूज़पेपर इस वक्त इज़ाबेल के आर्टिकल से भरा पड़ा था, पर इस न्यूज़पेपर में इज़ाबेल के बारे में कुछ भी नहीं छपा है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक होगी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मेडेलिन चैन की सांस लेती है और फिर अपने आप से कहती है कि मेरी पिछली जिंदगी में मुझे लगा था कि कोई भी इज़ाबेल को रोक नहीं पाया था, पर अगर कल रात हुई लड़ाई के वक्त ही इयान ने आखिरी बार इज़ाबेल को देखा था तो शायद अब मुझे समझ आ गया कि उस दिन इयान इज़ाबेल के पियानो रूम में इतना ज़्यादा गुस्सा और दुखी क्यों था। उस दिन इज़ाबेल के रूम में हुए इंसिडेंट के बाद ही उसने मुझे एक नया पियानो खरीद कर दे दिया था। शायद वो उसका मुझसे माफ़ी मांगने का तरीका था, पर जो भी हो अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब सोचने के बाद मेडेलिन अगले सोशल इवेंट में जाने की तैयारियां करने लगती है। इयान का दोस्त जॉर्ज अपने स्टेट में एक सोशल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला था और उसने मेडेलिन को भी उस पार्टी का इनविटेशन भेजा था। इसलिए मेडेलिन कोलाथ फैमिली के स्टेट में आती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, इसीलिए मेडेलिन को डाउट था कि शायद इयान भी वहाँ आया होगा, पर उसे इयान वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखता है। इसलिए वो सोचती है कि शायद आज वो किसी नए इंसान से बात कर पाएगी। तभी इयान का दोस्त जॉर्ज मुस्कुराते हुए मेडेलिन को वेलकम करने के लिए उसके पास आता है और मेडेलिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मेडेलिन भी उसे थैंक यू कहकर उसका हाथ पकड़ लेती है और जॉर्ज को उसे एस्कॉर्ट करने देती है। रास्ते में जॉर्ज मेडेलिन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि उसे मेडेलिन को एस्कॉर्ट करने का मौका मिलने के बदले उसका इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाना सार्थक हो गया। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन अपने मन में अपने आप से कहती है कि मेरी पिछली जिंदगी में भी जॉर्ज ने इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर बाद में उन्हें बहुत रुलाया था। जॉर्ज मेडेलिन को बताता है कि वो सब डिनर से पहले चाय पी रहे थे, इसलिए अगर उसे भूख नहीं लगी है तो वो भी उनके साथ बैठ सकती है। ये सुनकर मेडेलिन उसे बताती है कि वो ठीक है और उसे अभी भूख नहीं लगी है। ऐसा कहकर वो जॉर्ज के साथ आ जाती है। बैठने के बाद जॉर्ज मेडेलिन से पूछता है कि क्या वो कभी वेना सिटी में गई है। अगर वो नहीं गई है तो उसे वहाँ जरूर जाना चाहिए। वो सिटी बहुत ही मॉडर्न और देखने लायक है और वेना सिटी मेडेलिन को सूट भी करती है। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन अपने मन में उसे जवाब देती है कि वॉर की वजह से वेना शहर तबाह हो जाएगा
जॉर्ज बातों बातों में वेटर से शराब के 2 गिलास लेता है और एक गिलास मडेलिन की तरफ बढ़ाता है। मडेलिन उस ड्रिंक को नहीं लेना चाहती थी, पर वो जॉर्ज के घर में उसकी बेइज्जती भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो मजबूरी में उससे उस गिलास को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। पर तभी कोई वहां आकर जॉर्ज के हाथ से उस गिलास को छुड़ा लेता है। ये देखकर मडेलिन उस इंसान की तरफ मुड़कर देखती है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इयान ही था। इयान अपनी बहन इज़ाबेल और भाई एरिक के साथ उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आया था। इयान को वहां देखकर जॉर्ज उससे कहता है कि वो लेट आया है। इयान नोटिंघम और उसके भाई बहन को उस पार्टी में देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे और बातें करने लगते हैं कि नोटिंघम्स भी इस पार्टी में आए हैं। तभी पार्टी में आया हुआ एक आदमी बताता है कि जॉर्ज मास्टर इयान नोटिंघम का क्लासमेट हुआ करता था, इसीलिए नोटिंघम्स इस पार्टी में आए हैं। पार्टी में आए हुए सभी लोग काफ़ी खुश थे और आपस में कहने लगते हैं कि नोटिंघम फैमिली बहुत एलिगेंट लग रही है। अगर वो आज इस पार्टी में नहीं आए होते तो उन्हें ये नज़ारा भी देखने को नहीं मिलता। मडेलिन भी उन सबको वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान थी, खासकर उसने नहीं सोचा था कि एरिक और इज़ाबेल भी इस पार्टी में आएंगे। एरिक जॉर्ज के पास जाकर बैठता है, वहीं इज़ाबेल मडेलिन के सामने वाली सीट पर बैठती है। मडेलिन लगातार इज़ाबेल की तरफ देखे जा रही थी, तभी इज़ाबेल भी ये बात नोटिस कर लेती है और अलर्ट होकर मडेलिन की तरफ देखने लगती है। तभी मडेलिन का ध्यान जॉर्ज और उसके दोस्तों के डिस्कशन पर जाता है। जॉर्ज उनसे कह रहा था कि शहरों में एडवांसमेंट हो रही है, इसीलिए आने वाले दिनों में लोग शांति से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, पर एरिक उसकी बात से सहमत नहीं था। तभी इयान उन दोनों से कहता है कि इंसान स्वार्थी प्राणी है, इसीलिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करना और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तबाही करना हमारे नेचर में है। पर जो भी हो, हम ये बात नहीं झुठला सकते हैं कि हम अपने इसी नेचर की वजह से इतिहास में इतना आगे बढ़ चुके हैं। तभी जॉर्ज इयान से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मिलिट्री पावर की वजह से प्रोग्रेस हुई है। इस पर इयान उसे जवाब देता है कि सुधार वायलेंस के साथ ही आता है। ये सुनकर जॉर्ज उससे पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक और वॉर होने वाली है। इस पर इयान उससे कहता है कि अगर ज़रूरी हुआ तो एक और वॉर ज़रूर होगी। इयान की बातें सुनने के बाद मडेलिन अपने पिछले लाइफ के इयान के बारे में सोचने लगती है, जिसने वॉर की वजह से अपना शरीर, परिवार और मनोबल सब कुछ खो दिया था। ये सब सोचकर वो लगातार इयान की तरफ देखे जा रही थी। तभी इयान भी उसे अपनी तरफ देखते हुए देख लेता है और फिर मडेलिन से पूछता है कि उसकी इस बारे में क्या राय है। इयान को अचानक से उससे सवाल पूछते हुए देखकर एक पल के लिए मडेलिन घबरा जाती है, पर फिर उसे अपना ओपिनियन बताते हुए कहती है कि वो भी इस बात से सहमत है कि मिलिट्री पावर की वजह से इनोवेशन हुआ है। फिर मडेलिन इयान से पूछती है कि क्या जो प्रोग्रेस के नाम पर इतनी सारी मौतें और जिंदा बचे हुए लोगों की दुर्दशा हुई है, क्या आप उसे सच में जस्टिफाई कर सकते हो कि प्रोग्रेस के लिए ये सब सही है। मडेलिन इयान से कहती है कि मास्टर नोटिंघम, आपकी बात सही है, लेकिन वॉर्स ऐसे लोगों की वजह से शुरू होती है जो नेसेसिटी ऑफ एविल में मानते हैं। उनके हिसाब से किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को पाने के लिए ऐसी चीज़ों को भी स्वीकार करना ज़रूरी है जो किसी को भी पसंद ना हो। मडेलिन की बातें सुनने के बाद पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। तभी इयान मुस्कुराता है और फिर मडेलिन से कहता है, अच्छा तो आप ऐसा मानती हैं। इयान की बातें सुनने के बाद एरिक और जॉर्ज हैरान हो जाते हैं। उन दोनों के रिएक्शन देखकर मडेलिन अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही सिंसियर जवाब दे दिया। इस सब के बाद रूम का पूरा माहौल बिल्कुल डार्क हो चुका था। तभी जॉर्ज उन सबसे कहता है कि अब मैं पॉलिटिक्स के बारे में और बात नहीं कर सकता। फिर एरिक उनसे पूछता है कि क्या कोई इस साल टेनिस देखने के लिए विंबलडन जा रहा है। ये सुनकर जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों भाई अभी भी टेनिस खेलते हो। फिर एरिक जॉर्ज को बताता है कि इयान टेनिस में बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें मेंस डबल टूर्नामेंट के लिए साइन अप कर लेना चाहिए। एरिक की बातें सुनकर इयान उससे कहता है कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत कहो, पर एरिक उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सच में टेनिस में बहुत अच्छे हो। उन सबको फिर से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर बातें करते हुए देखकर मडेलिन चैन की सांस लेती है और वहां से उठकर जाने लगती है। तभी जॉर्ज अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि अगर तुम दोनों इस खेल में इतने ही अच्छे हो तो मैं भी एक दिन तुम दोनों के साथ खेलना चाहूँगा। पर एरिक उससे कहता है कि इयान के साथ खेलने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। यह सुनकर जॉर्ज उससे कहता है कि अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वहीं इयान मडेलिन को वहां से जाते हुए देख लेता है और फिर मुस्कुराने लगता है। मडेलिन बाहर छत पर आकर अपने आप से कहती है कि मैं सब लोगों के सामने इयान के साथ बहस नहीं करना चाहती थी।
हालांकि मैं उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और सभी लोगों के सामने इस बात को जता भी रही थी, पर फिर भी इस बात की वजह से मुझे इयान थोड़ा भी अपसेट नहीं लगा, बल्कि इसके बजाय उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी खुश था। अगर कोई आपके खिलाफ बात कर रहा हो तो आप खुश कैसे हो सकते हो? इयान सच में काफ़ी अजीब है। मडालिन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र इयान की बहन इज़ाबेल पर जाती है, जो किसी आदमी के साथ वहाँ से गुजर रही थी। इज़ाबेल के साथ उस आदमी को देखकर मडालिन को अपने अतीत की याद आती है, जब मडालिन ने इज़ाबेल के रूम में इज़ाबेल और उसके लवर की पिक्चर देखी थी। इसलिए मडालिन उस आदमी को पहचान जाती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इज़ाबेल का लवर जैचरी मिलोफ है। इज़ाबेल और जैचरी मिलोफ एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। उन दोनों को एक साथ खुश देखकर मडालिन अपने आप से कहती है कि इन दोनों को देखकर साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की खातिर मरने को भी तैयार हैं। मडालिन अपने मन में सोचती है कि काश मैं भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का रोमांस एक्सपीरियंस कर पाती। तभी इयान उसके पीछे आकर उसे मिस रोइनफील्ड कहकर आवाज़ डालता है। उसकी आवाज़ सुनकर मडालिन पीछे की तरफ मुड़ती है। तभी इयान मडालिन से कहता है कि वो उसके साथ कुछ बात करना चाहता है, पर इयान को वहां देखकर मडालिन अपने मन में सोचती है कि अगर इयान थोड़ा भी नजदीक आया तो उसे उसकी बहन इज़ाबेल और जैचरी एक दूसरे के साथ दिख जाएंगे। ये सोचकर मडालिन काफी घबरा जाती है। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि इयान मडालिन से कुछ बात करने के लिए उसके पास आता है, और उसे अचानक से वहां देखकर मडालिन काफी घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं इयान इज़ाबेल और जैचरी को एक दूसरे के साथ ना देख ले। प्रेजेंट में इयान मडालिन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कुछ बात कर सकता है, पर तभी अचानक से मडालिन उसके पास आ जाती है। मडालिन को इतना नज़दीक देखकर इयान थोड़ा पीछे हट जाता है और ब्लश करने लगता है, पर फिर बात बदलते हुए मडालिन से कहता है कि वो उससे पिछली बार के बारे में बात करना चाहता है। मडालिन को उसकी बात समझ नहीं आती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि पिछली बार, तो इयान उसे उस दिन पार्टी में इज़ाबेल के साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है और फिर मडालिन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उस दिन उसकी गलती थी, उसे इज़ाबेल की वजह से मडालिन को नहीं डांटना चाहिए था। इयान की बातें सुनने के बाद मडालिन नीचे इज़ाबेल और जैचरी की तरफ देखती है और फिर इयान से कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो समझती है कि इयान इज़ाबेल के लिए परेशान था। मडालिन इयान को बताती है कि उसे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा और वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो अपने मन में सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इज़ाबेल पकड़ी जाएगी, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए मुझे इयान को यहाँ से दूर ले जाना चाहिए। ये सोचकर वो इयान से कहती है कि अब उन्हें वापस अंदर चलना चाहिए, पर इयान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और उसकी तरफ देखता रहता है, जिसकी वजह से मडालिन काफ़ी नर्वस हो जाती है और सोचती है कि कहीं इयान ने इज़ाबेल को देख ना लिया हो। पर तभी इयान मडालिन से कहता है कि वो उसे बहुत उलझाती है। ये सुनकर मडालिन पीछे की तरफ मुड़कर इयान की तरफ देखती है। तभी इयान उससे कहता है कि पिछले कुछ समय से मडालिन उसे इस तरह से ट्रीट कर रही है जैसे कि वो खास तौर पर सिर्फ इयान को ही पसंद नहीं करती हो। उसकी बातें सुनकर मडालिन काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी इयान सोचते हुए फिर से उससे कहता है कि कई बार तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मडालिन उससे नफरत करती हो। ये सुनकर मडालिन उससे पूछती है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। इस पर इयान उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि शायद मैंने गलत समझा हो, पर अगर आप सच में मुझसे नफरत करती हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए आपकी नफरत ज़्यादा गहरी ना हो, नहीं तो इसमें हम दोनों का ही नुकसान होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे आने वाले कल में क्या होगा। मडालिन उसकी सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है। तभी इयान उससे कहता है कि सूरज ढल रहा है और ठंड होती जा रही है, इसलिए अब उन्हें वापस अंदर चलना चाहिए। पर तभी मडालिन इयान से कहती है कि आपने अभी कहा कि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे आने वाले कल में भी शायद सब कुछ बुरा ही होगा। उसकी बातें सुनकर इयान उसे कोई जवाब नहीं देता है। तभी मडालिन इयान को आगे जाने के लिए कहकर उसे बताती है कि वो थोड़ी और देर यहाँ रुककर इस नज़ारे को एंजॉय करना चाहती है। मडालिन को उसे अवॉइड करते हुए देखकर इयान उससे पूछता है कि क्या वो उसे एक भी मौका नहीं देगी, पर मडालिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। फिर इयान उससे कहता है कि वो उसकी विशेस की रिस्पेक्ट करेगा और आज के लिए यहाँ से चला जाएगा, लेकिन आज के बाद वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसकी बातें सुनकर मडालिन बहुत हैरान हो जाती है और अपने आप से कहती है कि उस पल अचानक से मुझे इज़ाबेल और जैचरी का ख्याल आया।
उन दोनों पैशनेट लवर्स के जोड़े के मुकाबले तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। इयान ऑब्सेशन को प्यार समझता है। अगर उन दोनों को ये बात पता चली तो वो उस पर हंसेंगे। मेडेलिन अपने आप से कहती है कि ये आदमी जो इस वक्त मुझे ठंडी हवा के झोंके से बचाने के लिए ढाल बनकर मेरे सामने खड़ा है, वो ये नहीं जानता है कि साथ ही वो अपनी काली परछाई भी मेरे ऊपर डाल रहा है। इसीलिए मैं उसे मेरी उम्मीदें बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकती। अपनी पिछली ज़िंदगी में काफ़ी कुछ झेलने के बाद मेडेलिन अपनी इस ज़िंदगी में इयान को शामिल होने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसी के साथ हमें मेडेलिन की पास्ट लाइफ की, उसके डॉग कोरी के गुम होने के 1 साल पहले की मेमोरी को दिखाया जाता है। उस समय जब मेडेलिन की शादी हुए 3 साल बीत चुके थे और वो 25 साल की थी। मेडेलिन बहुत उदास थी और वो सोच रही थी कि उसे कब तक ऐसी ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मेडेलिन काफ़ी घबराई हुई थी। उसे डर था कि कहीं उसे अपने मरने तक इसी तरह से ना जीना पड़े। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो सोचती है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद उसके डॉग कोरी का क्या होगा। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर उसके डॉग कोरी की उससे पहले मौत हो गई तब वो क्या करेगी, क्योंकि अगर कोरी उसे इस वीरान जगह में अकेला छोड़कर चला गया तब वो शायद पक्का पागल हो जाएगी। फिर मेडेलिन अपने आप से पूछती है कि क्या मुझे सच में अपनी बची हुई जिंदगी एक भूत की तरह रहकर यहाँ पर बितानी होगी। फिर मेडेलिन के मन में ख्याल आता है कि अगर कहीं उसकी मौत हो गई और उसे यहाँ इस वीरान जगह में कोई भी देखने के लिए नहीं आया तो क्या वो इसी जगह में कैद होकर रह जाएगी। क्या उसे अपनी मौत के बाद भी इस नर्क में अकेले रहना पड़ेगा। मेडेलिन की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अकेलेपन की वजह से मेडेलिन को वो जगह किसी कैद से कम नहीं लग रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर उस जगह में रखा गया हो। फिर मेडेलिन एक फैसला लेती है और अपने डॉग कोरी से कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। पर ये सब कुछ कहते हुए मेडेलिन काफ़ी घबराई हुई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ कंपा रहे थे। अगले दिन सुबह नॉटिंघम मैनर में जब इयान अपना पेपर वर्क कर रहा था तभी उसका बटलर वहाँ पर आकर उसे एक खबर सुनाता है। उस खबर को सुनने के बाद इयान काम करना बंद कर देता है और फिर अपने बटलर से पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा, मेरी पत्नी ने क्या किया। तभी बटलर थोड़ा हिचकिचाते हुए इयान को फिर से बताता है कि उसकी पत्नी कल आधी रात को इस मैनर को छोड़कर कहीं चली गई। फिर हमें मेडेलिन को दिखाया जाता है जो अपने डॉग कोरी के साथ ट्रेन में बैठकर कहीं जा रही थी। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि मेडेलिन अपने डॉग कोरी के साथ नॉटिंघम मैनर को छोड़कर लंदन आती है। मेडेलिन लंदन के एक मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए आती है। थिएटर में बैठे हुए मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं लंदन के मूवी थिएटर में बैठी हुई हूँ, मैं सच में अपने घर से भाग आई। ये सब सोचकर मेडेलिन काफ़ी नर्वस थी। फिर मेडेलिन सोचती है कि इस वक्त पूरे नॉटिंघम मैनर में हलचल मची हुई होगी। पता नहीं इयान को इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। क्या वो खुश होगा कि आखिरकार उसका मुझसे पीछा छूट गया, या फिर शायद वो मेरे जाने की वजह से उदास होगा। उस वक्त थिएटर में चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म द किड जो 1921 में रिलीज हुई थी वो चल रही थी। उस फिल्म में ट्रैम्प यानी कि चार्ली चैपलिन को एक बच्चा मिलता है जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था और चार्ली चैपलिन उस लड़के को अपने बच्चे की तरह पालता है। मूवी देखने के बाद मेडेलिन अपने आप से कहती है कि वो तो ट्रैम्प का खुद का बच्चा भी नहीं था, तो वो उस बच्चे के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खून की एक बूंद भी शेयर नहीं करते हैं, पर फिर भी वो एक परिवार है। ये सब सोचकर मेडेलिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे रियलाइज होता है कि वो भी अपने लिए एक परिवार चाहती है जिसके साथ वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सके। ट्रैम्प और उस बच्चे को एक साथ खुश देखकर मेडेलिन और थिएटर में बैठी हुई बाकी औरतें काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। मूवी देखने के बाद मेडेलिन अपने रूम में वापस आती है जहां पर उसका डॉग कोरी उसका इंतज़ार कर रहा था। कोरी को इंतज़ार कराने के लिए मेडेलिन उससे माफ़ी मांगती है और फिर उसे बताती है कि आज उसने बहुत अच्छा समय बिताया। मेडेलिन कोरी को खाना देती है और फिर उसे बताती है कि वो मूवी बहुत अच्छी थी। दीवार पर लोगों को इस तरह से घूमते हुए देखना उसे बहुत अच्छा लगा और बाहर जाकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर मेडेलिन कोरी से पूछती है कि यहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा है ना। कोरी अपना खाना खाता रहता है। तभी मेडेलिन का ध्यान कोरी के खाने के डब्बे पर जाता है जो लगभग खाली हो चुका था। फिर मेडेलिन सोचती है कि वो कोरी के लिए और खाना कहाँ खरीद सकती है, क्योंकि उसे इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था।
तभी मेडेलिन अपने आप को आईने में देखती है और फिर सोचती है कि उसके कपड़े भी काफी मैले हो चुके हैं, इसीलिए उसे अपने कपड़े भी लॉन्ड्री के लिए देने पड़ेंगे, पर उसे नहीं पता कि वो कहाँ उन्हें लॉन्ड्री के लिए दे सकती है। तभी मेडेलिन के दरवाजे पर नॉक होता है और कोई उसे बताता है कि उसके लिए एक टेलीग्राम आया है। ये देखकर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मुझे अभी घर छोड़े हुए पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है और उसने मुझे ढूंढ लिया। मेडेलिन अपने कंपकपाते हुए हाथों से उस टेलीग्राम को उठाकर उसे पढ़ती है। इयान ने उस टेलीग्राम में अपने सिग्नेचर के साथ सिर्फ यही लिखा था कि वो मेडेलिन का स्टेशन पर इंतजार करेगा। टेलीग्राम पढ़ने के बाद मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं भागकर इतने दूर लंदन आ जाऊंगी तो शायद इयान मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, पर अब मुझे लगता है कि मैं गलत थी। फिर मेडेलिन अपने आप से पूछती है कि मैं तो इयान से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसका टेलीग्राम पढ़ने के बाद मुझे इतनी राहत क्यों मिली, जैसे मैं इयान को मुझे ढूंढने का ही इंतजार कर रही थी, मानो ये जानने के लिए कि शायद वो भी मेरी परवाह करता हो। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट को दिखाया जाता है, उस समय जब मेडेलिन अभी भी 17 साल की है। वो एक और पार्टी को अटेंड करने के लिए आई थी। मेडेलिन अपने मन में सोच रही थी कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसके पास कोई जायदाद ना होने के बावजूद भी उसे शादी ना करनी पड़े और वो शांति से अपनी जिंदगी बिता सके। फिर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मुझे मेरी पिछली जिंदगी में मरने से कम 10 ऐसे स्टॉक्स के नाम याद कर लेने चाहिए थे जिनमें इन्वेस्ट करने के बाद मुझे मुनाफा होता। अगर मैंने ऐसे स्टॉक्स के नाम याद कर लिए होते तो इस वक्त मैं उनमें इन्वेस्ट कर पाती, और एक नोबल होने से अच्छा तो मैं एक बेवकूफ़ होना ज़्यादा पसंद करती। ये सब सोचते सोचते मेडेलिन को नींद आ जाती है। उसे इस तरह से अपनी चेयर में बैठकर सोते हुए देखकर कोई उसके माथे को छूता है। ये महसूस होते ही मेडेलिन जाग जाती है और अपने सामने इयान को देखती है। तभी इयान मेडेलिन से कहता है कि आजकल आप काफ़ी थकी हुई लग रही हैं। ऐसा कहकर वो मेडेलिन के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर मेडेलिन से पूछता है कि क्या आपको लंदन की हवा सूट नहीं कर रही है। इस पर मेडेलिन उसे जवाब देती है कि हाँ, यहाँ की हवा बहुत बुरी है, पर आजकल मैं देर रात तक पढ़ाई कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे इस वक्त नींद आ रही है। ये सुनकर इयान उससे पूछता है कि क्या आप एंशिएंट ग्रीक या ऐसा कुछ पढ़ रही हैं। मेडेलिन पिछले कुछ दिनों से अपने पिता की लेजर अकाउंट्स पढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी और थक भी चुकी थी। इयान का सवाल सुनकर मेडेलिन उसे हंसते हुए जवाब देती है कि मेरे ख्याल से मेरी पढ़ाई का सब्जेक्ट एक तरीके से ग्रीक ट्रेजेडी से कम नहीं है। मैं सोच रही थी कि उस चीज़ को होने से कैसे रोकूं जिसका होना पहले से ही तय है। इयान को उसकी बातें समझ नहीं आती है। तभी मेडेलिन उससे कहती है कि अगर आसान भाषा में कहूँ तो मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी को शांति के साथ जीने के लिए क्या कर सकती हूँ। मेडेलिन की बातें सुनकर इयान उससे कहता है कि नोबल लेडीज़ को इस तरह की बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर क्या आपको अपने पिता की वजह से इन सब बातों की फिक्र हो रही है। ये सुनकर मेडेलिन उससे कहती है, ऐसा लगता है मेरे पिता की बहुत ज़्यादा खर्च करने की आदत की खबर अब लंदन में भी फैल चुकी है। मेडेलिन की बातें सुनकर इयान उससे माफ़ी मांगता है, पर मेडेलिन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, उसने अभी जो कहा वो सच है और इसी वजह से मेडेलिन फ्यूचर में होने वाली बुरी चीज़ों का सामना करने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार कर रही है। मेडेलिन की बातें सुनने के बाद इयान उसे प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहता है। वो मेडेलिन को सलाह देता है कि उसे खुद इन सब बातों के बारे में फिक्र करने के बजाय किसी ऐसे इंसान को अपनी मदद करने के लिए ढूंढना चाहिए जो इस मामले को आसानी से सॉल्व कर सके। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन हंसते हुए उससे कहती है कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। फिर मेडेलिन उदास हो जाती है और अपने अतीत के बारे में फिर से याद करने लगती है। अपनी पिछली ज़िंदगी में उस दिन इयान का टेलीग्राम पढ़ने के बाद मेडेलिन को एहसास हुआ था कि वो इयान के बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इयान पर निर्भर थी। प्रेजेंट में मेडेलिन इयान को बताती है कि वो एक काबिल इंसान बनना चाहती है और वो अपनी ज़िंदगी किसी पर भी निर्भर होकर नहीं बिताना चाहती है। फिर मेडेलिन इयान से पूछती है कि क्या उसने कभी अपने आप से इतनी नफरत की है कि उसने दूसरों से भी नफरत करना शुरू कर दिया हो। इयान को मेडेलिन की बातें फिर से समझ नहीं आती है और वो मासूमियत से मेडेलिन से पूछता है कि वो अपने आप से नफरत क्यों करेगा। उसका सवाल सुनकर एक पल के लिए मेडेलिन हैरान हो जाती है, पर फिर उसकी हंसी छूट जाती है और वो खुलकर जोर जोर से हंसने लगती है। मेडेलिन को हंसता हुआ देखकर इयान हैरान हो जाता है, पर साथ ही वो मेडेलिन से अपनी नजरें नहीं हटा पाता है, क्योंकि पहली बार मेडेलिन किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच में खुश होकर हंस रही थी।
और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। मेडेलिन को देखकर इयान ब्लश करने लगता है। तभी मेडेलिन इस तरह से जोर जोर से हंसने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। ये सुनकर इयान अपनी नज़रें चुरा लेता है और फिर उससे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर मेडेलिन इयान से कहती है कि उसका कॉन्फिडेंस सच में बहुत ही एडमायरेबल है। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसके मन में आज तक अपने आप से नफरत करने के बारे में एक छोटा सा ख्याल भी नहीं आया। मेडेलिन ने अभी इयान से इतना ही कहा था कि तभी इयान का दोस्त जॉर्ज दौड़कर वहां पर आता है। फिर जॉर्ज मेडेलिन को बताता है कि उसके पिता बैंकरप्ट हो चुके हैं। जॉर्ज से अपने पिता के बैंकरप्ट होने की खबर सुनकर मेडेलिन को एक तरह से सदमा ही लग जाता है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में अपनी सारी जायदाद गंवाने के बाद उसके पिता ने खुद ही अपनी जान ले ली थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि मेडेलिन को अपने पिता के बैंकरप्ट होने की खबर मिलती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस बार भी उसके पिता बैंकरप्ट होने के बाद अपनी जान न ले ले। इसीलिए वो भागकर अपने पिता को ढूंढते हुए अपने घर वापस आती है। मेडेलिन को देखकर उसकी मेड उसे बताती है कि उसके पिता इस वक्त अपने बेडरूम में हैं। ये सुनकर मेडेलिन अपने पिता के रूम की तरफ जाते हुए मेड से पूछती है कि उसके पिता कितने समय से अपने रूम में हैं। इस पर मेड मेडेलिन को बताती है कि उसके पिता दोपहर के समय अपने कमरे में गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सभी नौकरों को ऑर्डर दिया था कि कोई भी उनके कमरे में नहीं आएगा। ये सुनकर मेडेलिन काफी शॉक्ड हो जाती है और वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। इसीलिए वो जल्दी से दौड़कर अपने पिता के कमरे में जाती है, पर वहाँ पर वो अपने पिता को बटलर के साथ सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है। तभी मेड भी मेडेलिन के पीछे पीछे दौड़ कर आती है और मेडेलिन को बताती है कि उसने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। फिर मेड मेडेलिन को बताती है कि उसके पिता ने बटलर के अलावा बाकी सभी लोगों को रूम के अंदर आने से मना किया था। इसके बाद बटलर और वो मेड वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मेडेलिन के पिता उससे पूछते हैं कि उसने इतना शोर शराबा क्यों मचा कर रखा हुआ था। वो मेडेलिन को अगली बार से एक सुसंस्कारी लड़की की तरह बिहेव करने के लिए कहते हैं, पर मेडेलिन उन्हें ये सब बातें भूलने के लिए कहकर उनसे पूछती है कि वो बैंकरप्ट कैसे हुए। उन्होंने तो लंदन आने से पहले उस दिन रॉयनफील्ड मैनर में उसके सामने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जला दिए थे। मेडेलिन की बातें सुनकर उसके पिता काफी घबरा जाते हैं और फिर रोते हुए मेडेलिन से कहते हैं कि ये सब उनकी गलती है। वो मेडेलिन को बताते हैं कि उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी में अपनी सारी दौलत लगा दी थी, पर उनकी वो इन्वेस्टमेंट डूब गई और वो बैंकरप्ट हो गए। ये सुनकर मेडेलिन को काफी सदमा लगता है, पर तभी उसके पिता उसका हाथ पकड़कर उससे कहते हैं कि अब सिर्फ मेडेलिन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अपने पिता की बातें सुनकर मेडेलिन एक चैन की सांस लेती है और फिर अपने आप से कहती है कि मुझे इस बात से ही खुश रहना चाहिए कि मेरे पिता जिंदा है, इसीलिए कम से कम इस जिंदगी में तो मैं उनकी मदद कर पाऊंगी। ये सब सोचकर मेडेलिन अपने पिता से कहती है कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है और सही सलामत है, इसीलिए वो दोनों एक साथ किसी तरह से इस मुश्किल दौर से गुजर ही जाएंगे। मेडेलिन अपने पिता से कहती है कि वो सबसे पहले अपनी ज़मीन और टाउन हाउस बेच देंगे और फिर वो दोनों अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करेंगे। पर यह सुनकर मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि वो क्या बकवास कर रही है, भला एक ऊंचे घराने का आदमी काम क्यों करेगा। उनकी बातें सुनकर मेडेलिन काफ़ी हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि उनके कहने का क्या मतलब है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि मास्टर नॉटिंघम तुम्हें पसंद करते हैं। इस पर मेडेलिन उनसे कहती है कि उसने और इयान ने एक दूसरे के साथ सिर्फ कुछ बार डांस ही किया है, तो भला इयान उसे पसंद कैसे कर सकता है। पर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम नहीं जानती हो कि मास्टर इयान नॉटिंघम ने आज तक औरतों में कोई रुचि नहीं दिखाई है, इसीलिए उनका तुम्हारे साथ डांस करना भी बहुत बड़ी बात है। और अगर मुझे ये बात पहले से पता नहीं होती कि मास्टर इयान नॉटिंघम तुम्हें पसंद करते हैं, तो तब तो मैंने कब की अपनी जान ले ली होती। फिर मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इयान नॉटिंघम पसंद नहीं है तो और भी बहुत सारे आदमी हैं, तुम उनमें से किसी एक को चूज करके उससे शादी कर सकती हो। मेडेलिन को पता था कि उसके पिता उसकी एक नहीं सुनेंगे, तभी उसके पिता फिर से उससे कहते हैं कि तुम अपनी इस जमीन बेचकर काम करने की बकवास को भूलकर अपने लिए एक कामयाब जीवन साथी ढूंढने की तरफ अपना ध्यान दो। ऐसा कहकर वो मेडेलिन को एक और पार्टी को अटेंड करने के लिए भेज देते हैं। उस पार्टी में जाने के बाद मेडेलिन काफी उदास थी और अपने पिता की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पिता को कैसे मनाऊं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बात ठान ली है कि वो मेरी शादी दौलत के साथ करवा देंगे, पर अगर हम अपनी ज़मीन टाउन हाउस और रॉयनफील्ड मैनर बेच देते हैं तो हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा, पर उसके बाद हम अपना घर खर्च कैसे करेंगे।
फिर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि ये टाइम मेरे लिए पार्टीज अटेंड करने का नहीं है। अगर मेरे पिता इस वक्त डिप्रेशन की वजह से बिस्तर में ना पड़े होते तो मैं उनकी बात मानकर यहाँ कभी नहीं आती। मेडेलिन ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मेडेलिन के पास आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस पार्टी का होस्ट लॉर्ड पैरेल था। उसे वहाँ देखकर मेडेलिन उसे ग्रीट करती है। तभी लॉर्ड पैरेल उससे कहता है कि मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप मेरी इस पार्टी को एंजॉय कर रही हैं। ऐसा कहकर वो मेडेलिन को उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। लॉर्ड पैरेल ने काफ़ी शराब पी रखी थी, इसीलिए मेडेलिन उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अगर कभी अगली बार मौका मिला तो वो उसके साथ ज़रूर डांस करेगी। मेडेलिन का बहाना सुनकर लॉर्ड पैरेल काफ़ी गुस्सा हो जाता है, पर फिर मेडेलिन की बेइज्जती करते हुए उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, पर क्योंकि तुम्हारे पिता के पास तुम हो इसलिए उन्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड पैरेल की बातें सुनकर मेडेलिन काफ़ी हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि लॉर्ड पैरेल एक अच्छा आदमी नहीं है और उसकी नज़रें बहुत गंदी है। तभी लॉर्ड पैरेल मेडेलिन से कहता है कि तुम 17 साल की हो ना, तुम काफ़ी जवान हो, इसलिए इन मुश्किल हालातों से निकालने के लिए तो तुम्हारे पीछे जेंटलमैन की लाइन लगी होगी, इसीलिए अगर तुम मेरी मदद लेने से इनकार भी कर देती हो तब भी बहुत सारे आदमी तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। उसकी गंदी बातें सुनकर मेडेलिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर वो अपने मन में सोचती है कि उनके हालात पहले से ही खराब हैं, इसीलिए अगर इस वक्त वो इस आदमी को जवाब देती है तो हो सकता है कि उनके हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाए। इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके लॉर्ड पैरेल को उसकी सलाह के लिए थैंक यू कहकर उससे अपना पीछा छुड़ाने वाली थी। पर तभी इयान वहां आकर लॉर्ड पैरेल को म्यूजिक थोड़ा तेज करने के लिए कहता है। इयान को अचानक से वहां पर देखकर मेडेलिन काफी हैरान हो जाती है, पर इयान स्ट्रेट फेस करके पैरेल की तरफ देखते हुए कहता है कि काफी देर से एक कर्कश आवाज मेरे कान में दर्द कर रही है। ऐसा कहकर इयान गुस्से से लॉर्ड पैरेल की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद वो आवाज शराब में धुत किसी बेवकूफ की थी जो कब से बकवास किए जा रहा था। उस बेवकूफ बेवड़े को इतना भी नहीं पता कि सलाह में और बदतमीजी में क्या फर्क होता है। इयान नॉटिंघम को गुस्से में देखकर लॉर्ड पैरेल काफी डर जाता है और इयान से कहता है कि मैं म्यूजिक का वॉल्यूम अभी बढ़ाता हूँ। ऐसा कहकर वो दौड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी जॉर्ज वहाँ पर आकर इयान से कहता है कि वो आदमी इस पार्टी का होस्ट है, तुम्हें उसी के घर में उसके साथ इतने रूखे तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था, और वैसे भी तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं थी। जॉर्ज की बातें सुनकर इयान उससे कहता है कि मैं इतनी देर तक खड़े होकर उसकी बकवास नहीं सुन पाया। ये सुनकर जॉर्ज उससे पूछता है कि भला तुम्हें कब से इस तरह की बातों से फर्क पड़ने लगा, तुम तो हमेशा से इस तरह की बातों को अपने आप से कोसों दूर रखते हो। मेडेलिन वहीं खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तभी इयान की बहन इज़ाबेल वहां पर आकर मेडेलिन को बाजू से पकड़ लेती है, पर इससे पहले कि मेडेलिन उससे कुछ कह पाती इज़ाबेल उससे कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, न्यू ड्रेसेस का कैटलॉग आया है, इसलिए मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ मिलकर उसे देखते हैं। ये सुनकर मेडेलिन इज़ाबेल के साथ जाने लगती है, पर रास्ते में मेडेलिन उससे पूछती है कि नई ड्रेसेस का कैटलॉग। इस पर इज़ाबेल उससे पूछती है कि क्या ये लड़कियों वाला बहाना नहीं था। इयान लगातार इज़ाबेल को घूरे जा रहा था, इसीलिए इज़ाबेल धीमे से मेडेलिन से कहती है कि मैं काफी समय से सोच रही थी कि कहीं तुम भविष्य तो नहीं देख सकती हो या फिर मरे हुए लोगों से बात कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन बहुत हैरान हो जाती है, पर फिर ना में सिर हिलाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ना तो भविष्य देखना आता है और ना ही मरे हुए लोगों से बात करना आता है। इज़ाबेल से ऐसा कहने के बाद मेडेलिन अपने मन में कहती है कि बेशक मुझे पहले से ही पता है कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि पहले भी मैं एक बार अपनी ये जिंदगी जी चुकी हूँ। तभी इज़ाबेल मेडेलिन से कहती है कि क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम कितनी मिस्टीरियस हो। तुम्हें सिर्फ उस आदमी का नाम ही नहीं पता था जिससे मैं प्यार करती हूँ, बल्कि तुम्हें ये भी पहले से ही पता था कि मैं उस दिन गुस्से में उस पार्टी से जाने के बाद क्या करने वाली थी। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में उस दिन मरने के बारे में सोच रही थी। इस पर इज़ाबेल उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस रात सिर्फ घूमने के लिए जा रही थी, हालांकि मैंने थोड़ी पी रखी थी। ये सुनकर मेडेलिन उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि पीने के बाद रात के समय घूमने जाना बेवकूफ़ी है, और अपनी जान लेने के बारे में सोचना तो उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। मेडेलिन की बातें सुनने के बाद इज़ाबेल उससे कहती है कि मैंने तो सोचा कि तुम एक प्रॉपर एलिगेंट लेडी हो, पर तुम तो किसी को डांटने में बिल्कुल भी नहीं कतराती हो। इस पर मेडेलिन उससे कहती है कि मेरा इस जिंदगी में अपने आप पर बेफिजूल की पाबंदियां लगाने का कोई प्लान नहीं है। मेडेलिन की बातें सुनने के बाद इज़ाबेल को एक आदमी की याद आती है, इसीलिए वो हंसते हुए मेडेलिन से कहती है कि तुम भी बिल्कुल उसी इंसान की तरह बातें करती हो।
ये सुनकर मेडेलिन उससे पूछती है कि किस इंसान की तरह। इस पर इज़ाबेल उससे कहती है कि मेरा एक पुराना दोस्त है। पर इतना कहने के बाद इज़ाबेल अपने उस दोस्त के बारे में आगे कुछ भी नहीं बताती है। इसीलिए मेडेलिन इज़ाबेल के उस दोस्त के बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इज़ाबेल का ऐसा कौन पुराना दोस्त हो सकता है। तभी इज़ाबेल मेडेलिन से कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर इज़ाबेल मेडेलिन को बताती है कि मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरे भाई ने कहा था कि वो जल्दी ही तुम्हें हमारे घर में इनवाइट करने वाला है। इज़ाबेल की बातें सुनने के बाद मेडेलिन की नज़र इयान पर पड़ती है, जो अभी भी इज़ाबेल और मेडेलिन की तरफ ही देख रहा था। फिर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि मैंने सोचा था कि मेरी इस जिंदगी में काफ़ी कुछ बदल चुका है, लेकिन किस्मत ने जो मेरे लिए सोचा है शायद मुझे उसका सामना करना ही होगा। तभी इज़ाबेल मेडेलिन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे कहने का क्या मतलब है। इज़ाबेल की ये बातें सुनने के बाद मेडेलिन को उस दिन छत पर इयान की कही हुई बातें याद आती है कि अगली बार से वो पीछे नहीं हटेगा। फिर मेडेलिन इयान की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है कि भले ही आप समंदर से दूर जाने की कितनी भी कोशिश करो, पर जैसे ही समंदर की एक बड़ी लहर आएगी वो वापस आपको अपने साथ बहाकर उसी जगह पर ले जाएगी। उसी तरह से मुझे लगता है कि मेरी किस्मत मुझे वापस मेरी अतीत की ज़िंदगी में ले जा रही है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।